हेलो। तो स्वागत है आपका इंग्लिश वोकेब सीरीज़ में। मैं वोकेब यानी कि इंग्लिश के नए वर्ड्स को याद करने के तौर तरीक़ों के बारे में एक सीरीज़ चला रहा हूँ और आज है वो उस क्लास की 7 नंबर क्लास। तो आज 7 नंबर क्लास है और इस क्लास में हम रूट वर्ड ARCH आर्क की सहायता से कुछ शब्द देखेंगे और देखने में ये शब्द बड़े भयंकर होते हैं, इनकी मीनिंग्स हमें हार्ड लगती हैं, लेकिन यदि रूट वर्ड्स की सहायता से हम उन शब्दों को सीखते हैं तो हमें स्पेलिंग्स याद करना और उन स्पेलिंग्स के अर्थ को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं उसी मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड एरर्स आते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इनकी मीनिंग काफ़ी हार्ड होती है और इसलिए फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये शब्द मैं वही शब्द बता रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, और कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इनकी स्पेलिंग्स हार्ड है और बच्चे इनको देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो स्पेलिंग एरर्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, फिलर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये। मेरा मकसद पुराने तरीके यानी रटने से छुटकारा दिलाना आपको। आप पहले रटते आए हैं मीनिंग्स को, उनसे मुझे छुटकारा दिलाना है और नए नए वर्ड्स के साथ आपको परिचित कराना है कि वर्ड्स कैसे बने। आप उसकी जड़ में जाइए, आप उससे पहचान बनाइए, तो उस वर्ड्स को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पूरा जोर यही है कि याद करने से छुटकारा दिलाया जाए और कैसे आपके अंदर एक समझ पैदा की जाए ताकि वर्ड्स को आप वर्ड्स की सहायता से खेल सकें आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। आज है आर्क, ARCH। इस आर्क जो है, इस आर्क रूट वर्ड का जो मीनिंग होता है, ये रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है शासन। शासन, ARCH, आर्क, शासन। इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द देखेंगे हम। तो आर्क का जो मीनिंग होता है वो होता है रूल, RULE, रूल, शासन का तरीका। आर्क का मतलब होता है शासन का तरीका। तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से देखेंगे हम। इससे बनने वाले शब्द हम देखिए, मैंने आपको समराइज कर दिया है। देखते हैं। पैट्रियार्क, पैट्रियार्की। पहला जो शब्द हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे? पैट्रियार्की। इसी से एक शब्द है, इसका अपोजिट है मैट्रियार्की। इससे ही बनने वाले शब्द पैट्रियार्क, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्किस्ट, पैट्रियार्किज्म। फिर हम देखेंगे गाइनार्की, फिर हम देखेंगे गाइनार्क, गाइनार्कल, गाइनार्किस्ट और गाइनार्किज्म। एक ही शब्द से 5-6 शब्द बने हुए हैं। तो आप एक को याद कर लेंगे तो 5-6 शब्दों को आसानी से याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओलिगैर्की, इसी से बना है ओलिगैर्क, ओलिगैर्कल, ओलिगैर्कलिस्ट, ओलिगैर्किज्म। आगे है एनार्की, एनार्की, एनार्की से बना है एनार्क, एनार्कल, एनार्किस्ट और एनार्किज्म। मोनार्की, मोनार्की, मोनार्क, मोनार्कल, मोनार्किस्ट। अगला जो देखेंगे हम वो है डाइआर्क, डाइआर्की, डाइआर्कल, डाइआर्किस्ट एंड डाइआर्किज्म। प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिएगा। साफ शुद्ध उच्चारण निकलना चाहिए, क्योंकि आप साफ उच्चारण करेंगे तो साफ लिखेंगे भी, उसमें मीनिंग में एरर नहीं आएगा आपके। डेमार्की, डेमार्क, डेमार्कल, डेमार्किस्ट एंड डेमार्किज्म। अगला शब्द है HIEARCH, हिरार्की, हिरार्की, हिरार्क, हिरार्कल, हिरार्किस्ट एंड हिरार्किज्म।
इसी के साथ अगला शब्द है पैनर्की, पेंटार्की, पेंटार्क, पेंटार्कल, पेंटार्किस्ट एंड पेंटार्किज्म। अगला शब्द है जिनार्च, जिनार्ची, पेनर्की, पेनार्क। फिर है इक्लीजियार्की, इक्लीजियार्की और इक्लीजियार्क, इक्लीजियार्क। ठीक है। अगला शब्द है किलियार्की, किलियार्की और क्या बना इससे, किलियार्क, किलियार्क से क्या बना है, किलियार्की। अगला शब्द देखेंगे हम एंडार्की, एंडार्की किससे बना है, एंडार्क से बना है, एंडार्क, एंडार्क से बना है एंडार्की। अगला शब्द देखेंगे हम पॉलीमार्क, पॉलीमार्क, पॉलीमार्क से क्या बना है, पॉलीमार्की, पॉलीमार्की। ठीक है। तो इतने सारे शब्द हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला शब्द, और पहला शब्द है पेट्रियार्क, पेट्रियार्की। बिल्कुल ही चीज़ों को एंजॉय के हिसाब से समझें, बर्डन ना लें और बिल्कुल ही हल्के फुल्के अंदाज में। पेट्रियार्की, पेट्रियार्की जो है ये शब्द कैसे बना है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। पेट्रियार्की जो है ये पैट्री, 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 PATRI, पैट्री जो है ये रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पैट्री जो है ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है फादर, यानी पिता से संबंधित, फादर से संबंधित। तो इसका जो, और ARCH, आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, रूल। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, पैट्रियार्की का मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये है कि पिता का रूल, पिता का शासन। पिता का शासन का मतलब ये है कि ऐसा समाज, ऐसा समाज जहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज हो, यानी कि पुरुषों की चलती हो। मैंने फ़ोटो लगा रखी है एक पिक्चर, आप पिक्चर में देखें, ये इतने सारे लोग हैं, इसमें कहीं आपको महिला दिख रही है, कहीं आपको महिला दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। यहाँ पे सारे के सारे पुरुष हैं, एक ही स्त्री है, बाकी सारे के सारे पुरुष हैं। तो यानी ऐसा समाज जहाँ पर सारे के सारे बड़े फैसले पुरुष लेते हैं, महिलाएं घर के अंदर काम करती हैं, पुरुष घर के बाहर काम करते हैं। तो ये जो समाज है ये किस प्रकार का समाज है, पैट्रियार्की। ठीक है, इस प्रकार की। तो पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो होती है, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। तो रूल, ऐसा शासन जिसमें पिता का शासन हो, मेल का शासन हो, पुरुष का शासन हो, पुरुष प्रधान शासन व्यवस्था पैट्रियार्की कहलाती है। ठीक है। इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ गई। पैट्रियार्की जो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ये भाव है, ये एक प्रकार का भाव है। किस प्रकार का भाव है, जिसमें पुरुष प्रधान होगा। ठीक है, पैट्रियार्की। इसी का जस्ट ऑपोजिट जो है वो है मैट्रियार्की। इसका जस्ट अपोजिट है, MATRIARCHY। इसको भी याद करना बहुत इजी है। कैसे, बताता हूँ। देखिए, ये जो MATRI है, मैट्री, इसका ये भी एक रूट वर्ड है। जैसे पैट्री का अर्थ था फादर, इसी तरह से मैट्री का अर्थ है मदर। मैट्री का अर्थ है मदर। और आर्क का मतलब क्या होता है, रूल, यानी माता का शासन। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वहाँ पर जो सोसाइटी है हमारी, वो मैट्रियार्की सोसाइटी है। ठीक है, वहाँ सोसाइटी कैसी है, मैट्रियार्की है, यानी वहाँ पर लेडीज ज़्यादा प्रधान है, वहाँ पे औरतों के हिसाब से समाज चलता है। वहाँ पर जब शादी होती है तो दहेज लड़के वाले लड़की को देते हैं। ठीक है, लड़की वालों को दहेज दिया जाता है मैट्रियार्की सोसाइटी में।
मैट्रियार्कल सोसाइटी में, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि महिलाओं का प्रधान होता है, वो किस प्रकार की सोसाइटी होती है? मैट्रियार्की, ठीक है। तो मैट्रियार्की शासन व्यवस्था यानी मातृसत्तात्मक व्यवस्था, बात समझ में आ गई। इसी से इसका भी जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी से शब्द बने हैं पैट्रियार्क, पैट्रियार्क। अब पैट्रियार्क किसको कहते हैं? पैट्रियार्क वो व्यक्ति जो शासन करता है। एक बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है, जैसे इस फोटो में देखिए आप, ये आदमी खड़ा होके पूरी की पूरी पंचायत कर रहा है ना, पूरी जो है पंचायत को संबोधित कर रहा है, यानी ये लीडर है। तो इस आदमी को हम क्या कहेंगे? पैट्रियार्क। इस प्रकार का आदमी क्या होगा? पैट्रियार्क। और यह है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ऐसा आदमी जो शासन करे उसको क्या बोलेंगे हम? पैट्रियार्क बोलेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब इस प्रकार का नाउन जो एक व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब एक प्रकार के लोगों के समूह को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। आप इसको शॉर्टकट तरीके से ये समझ सकते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी का जो जस्ट अपोजिट है वो है मैट्रियार्क, ठीक है। जैसे वो पैट्रियार्कल का था, पैट्रियार्की का मैट्रियार्की था, इसी तरह से पैट्रियार्क का क्या हो जाएगा? मैट्रियार्क, ठीक है। ये भी कॉमन नाउन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन यहीं से उठ सकता है आपके कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था में ऐसी महिला जिसकी बात सब मानते हैं या जो शासन करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रियार्क बोलेंगे। बहुत ईजी है। आप चीज़ों को यदि रूट से समझते हैं तो आपको कोई चीज़ याद करने में दिक्कत नहीं होती, और स्पेलिंग एरर्स भी आपके दूर हो जाएंगे क्योंकि आपने तोड़ के चीज़ों को समझा। पैट्री मतलब पिता, पैट्री का मतलब पिता होता है, आर्क का मतलब रूल होता है। अब कहाँ इसमें आपके स्पेलिंग एरर्स होंगे, ठीक है। आगे देखिए पैट्रियार्कल, अब ये शब्द वही है, ये शब्द वही है, सबका जो मीनिंग है वो वही है, पितृसत्तात्मक, लेकिन सबका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो अलग अलग है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की जरूरत क्यों है, मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में बताई आपको, ठीक है। आपको एक ही शब्द को डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिक, डेमो, इस प्रकार के शब्द दे देंगे आपको, ठीक है। और सबके ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग होंगे और आपको फिल करना होगा। तो आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। वाक्यकार तो पता ही होना चाहिए, साथ में ग्रामेटिकल प्रोफाइल, वो शब्द क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि क्या है। पैट्रियार्कल ये एडजेक्टिव है, किस प्रकार का है? सेम जो अर्थ है वो वही है, पितृसत्तात्मक, लेकिन एडजेक्टिव। जहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? पैट्रियार्कल एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैट्रियार्कल, ठीक है। पैट्रियार्किस्ट ये जो है ये भी कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन और ये भी कॉमन नाउन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? उन दोनों में फ़र्क बहुत ही छोटा सा और बहुत बड़ा है। पैट्रियार्क जो है उस आदमी को कहते हैं जिसकी बात सब मानते हैं, ठीक है, वो शासन करने वाला व्यक्ति। और पैट्रियार्किस्ट कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो इस व्यवस्था के पक्ष में हो, यानी इस प्रकार की पैट्रियार्की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के यदि जो पक्ष में हो, जो वकालत करे कि हाँ ऐसी व्यवस्था ठीक है, उस आदमी को हम क्या कहते हैं? पैट्रियार्किस्ट, ठीक है। जैसे साइंस है ना, तो साइंस से क्या बना है? साइंटिस्ट बना है। साइंस से क्या बना है? आपने साइंस पढ़ा है ना, साइंस तो साइंस से क्या बना है? साइंटिस्ट। तो आईएसटी लग गया कि नहीं लग गया? ये आईएसटी का मतलब क्या हुआ? आईएसटी का मतलब ये है कि जो साइंस को बढ़ावा दे, जो साइंस के पक्ष में हो, जो साइंस के पक्ष में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। इसी तरीके से जो पैट्रियार्की के पक्ष में, उसको क्या बोलते हैं? आईएसटी लग गया तो ये है उसके पक्ष में, पैट्रियार्किस्ट। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? मैट्रियार्किस्ट। इसी तरीके से अगला शब्द जो है ये है पैट्रियार्किज्म। देखिए पैट्रियार्क वही शब्द है, पैट्रियार्क शब्द सेम ही चला आ रहा है। पैट्रियार्क, बस पीछे एल लग गया, पीछे आईएसटी लग गया, पीछे आईएसएम लग गया। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे शब्द के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल प्रोफाइल में। कभी तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, कभी वो एडजेक्टिव हो जाता है, कभी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा,
ठीक है। अब ये पैट्रियार्किज्म जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस प्रकार का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जब भी किसी के पीछे आईएसएम लग जाए, ध्यान रख लेना, जब भी किसी के पीछे आईएसएम लग जाए तो आप समझ लेना कि ये भाववाचक संज्ञा है, ये एक प्रकार की विचारधारा है। ये एक प्रकार की क्या है? विचारधारा है। जैसे आपको मैं एक शब्द बताऊं, एक शब्द आपने मैकेनिक सुना होगा ना, मैकेनिक, है ना? ये किससे बना है? मशीन से बना है। किससे बना है ये? मशीन। मशीन का मतलब उपकरण, कोई यंत्र। मशीन से क्या बना? मैकेनिक, है ना? और इसी से क्या बना है? मैकेनिज्म। तो मशीन से क्या बना? मैकेनिक, और मशीन से क्या बन गया? मैकेनिज्म, MECHANISM, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यानी पीछे क्या लग गया? ISM। पीछे क्या लगा? ISM। जब ISM लगा तो यानी आप समझ जाना कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये पहचान है, पीछे क्या लग जाए? ISM, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहले तो ये नाउन है, कंफर्म है। नाउन में भी कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यानी ये एक प्रकार की विचारधारा है, एक प्रकार का ये सब्जेक्ट है जिसमें कि हम एक प्रकार का ये विचारधारा ही मान लें, सब्जेक्ट तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक प्रकार की विचारधारा है जिसमें कि हम मशीन के बारे में अध्ययन करते हैं। मैकेनिज्म, किसी भी मशीन का मैकेनिज्म क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो ISM का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ गई? तो आप समझ जाना कि जब भी ISM लगे तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पैट्रियार्किज्म यानी ये इस प्रकार की विचारधारा है। किस प्रकार की? जिसमें कि पुरुष प्रधान होगा। पुरुष प्रधान होगा, पुरुष प्रधान समाज की जो विचारधारा है उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्किज्म, ठीक है। तो आप एक चीज को थोड़ा सा गहराई से समझ लें, बाकी सब सेम टू सेम ऐसे ही हैं, चलते जाएंगे। किसी के पीछे AL लग जाएगा, किसी के पीछे IST, तो एक से आप बहुत सारे शब्द खुद बना लेंगे। तो मैं इसी को थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बाकी को थोड़ा कम टाइम दूंगा। तो पैट्रियार्किज्म एंड मैट्रियार्किज्म, ISM लग गया, जस्ट इसका ऑपोजिट है। यानी ऐसी विचारधारा जिसमें कि मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार की विचारधारा क्या कहलाती है? मैट्रियार्किज्म, ठीक है। मातृसत्तात्मक विचारधारा मैट्रियार्किज्म, पितृसत्तात्मक विचारधारा पैट्रियार्किज्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पैट्रियार्किस्ट। पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बढ़ावा देने वालों को हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्किस्ट बोलते हैं, ठीक है। मातृसत्तात्मक व्यवस्था विचारधारा को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? मैट्रियार्किस्ट बोलते हैं। पैट्रियार्कल एजेक्टिव है, मैट्रियार्कल एजेक्टिव है। जैसे इंडिया में आज भी जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आज भी किस प्रकार की सोसाइटी है वहां पे? पैट्रियार्कल सोसाइटी है। किस प्रकार की सोसाइटी है? पैट्रियार्कल, ठीक है। किस प्रकार की सोसाइटी है? पैट्रियार्कल। इसको आगे लेता हूं थोड़ा सा। इंडिया में आजकल अभी भी कौन सी सोसाइटी है रूरल एरिया में? पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। जैसे आपको मैं यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि रूरल एरिया में आज भी किस प्रकार की सोसाइटी है, फिल इन द ब्लैंक आ जाए, फिल इन द ब्लैंक दे के और सोसाइटी कर दे, और नीचे ऑप्शंस दे दे, आपको ऑप्शन दे दे, पैट्रियार्क, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्किस्ट, पैट्रियार्किज्म, क्या भरेंगे आप? तो आपको पता है सोसाइटी क्या है? नाउन है। नाउन से पहले किसका स्थान होता है? एडजेक्टिव का स्थान होता है। यानी इसमें क्या आएगा? पैट्रियार्कल आएगा। पैट्रियार्क नहीं आएगा, पैट्रियार्किस्ट नहीं आएगा, पैट्रियार्किज्म नहीं आएगा, पैट्रियार्कल आएगा, ठीक है। तो ये यहां पे क्या जाएगा? पैट्रियार्कल। बात समझ में आ गई? ये किस प्रकार का है? एडजेक्टिव है। तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानना भी बहुत जरूरी है, केवल शब्दों का अर्थ मत पता करिए, ठीक है। तो एक से हमने बहुत सारे शब्द देख लिए, चलते हैं आगे आगे है गाइनार्की। क्या है? ये क्लास लंबी होने वाली जरूर है थोड़ी सी, लेकिन एग्जाम आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और वैसे भी मैं मेहनत नहीं करा रहा हूँ आपसे, फोटोज और बहुत सारी चीज़ें मैं रिसर्च करके लाया हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्कुल कुकड मटेरियल मिल रहा है, आपको पका पकाया मटेरियल मिल रहा है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। गाइनार्की ये बना कैसे है देखिए, इसको आप रूट वर्ड से देखिए, GYN, गाइनी, ये गाइनी से बना है, ये रूट वर्ड है गाइनी। गाइनी का मतलब होता है वुमन, महिला। ये गाइनी से बना हुआ शब्द है, गाइनार्की।
ARCH से क्या हुआ, रूल। ठीक है, आपके गायनी से ही बहुत सारे शब्द बनते हैं, गायनाकोलॉजी है ना, गायनाकोलॉजी आपने सुना हुआ। ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होती है, तो वो भी वुमन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम दाएं बाएं नहीं भटकते हैं, मुद्दे पे आते हैं। गायनार्की यानी कि इस प्रकार की रूलिंग व्यवस्था, इस प्रकार की शासन व्यवस्था जिसमें कोई महिला राज्य की बागडोर संभाले। जैसे झांसी की रानी आपने देखा होगा, झांसी की रानी जो थी वो झांसी जो राज्य था उसकी बागडोर पूरी अपने हाथ में ले रखा था उन्होंने। तो उस टाइम जो झांसी था वो में किस प्रकार की व्यवस्था थी, गायनार्की। किस प्रकार की व्यवस्था थी, गायनार्की थी। ठीक है, तो झांसी की रानी आप याद कर लेना। और इसको याद करने का तरीका, याद तो करना ही नहीं है, शब्द गलत यूज कर रहा हूं मैं, आपको समझना है। गायनी से वुमन और आर्क से रूल, यानी वुमन रूल करे किसी राज्य पर, तो उस प्रकार की शासन व्यवस्था गायनार्की कहलाती है। ऑफ कोर्स ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है। शासन व्यवस्था, इस प्रकार की शासन व्यवस्था, इसी से बना है गायनार्क। यानी कि हम जो रानी लक्ष्मीबाई को क्या बोलेंगे, गायनार्क, यानी कि वो व्यक्ति, वो महिला जो शासन व्यवस्था संभाले, उस राज्य की शासन व्यवस्था संभाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गायनार्क। कॉमन नाउन, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। सी फॉर कॉमन, एन फॉर नाउन। कॉमन नाउन जब भी लिखूं तो आप समझ जाना ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, यानी ऐसी महिला जो राज्य की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ले, उसको हम क्या बोलते हैं, गायनार्क। ठीक है, गायनार्कल ये एजेक्टिव है, सेम वही अर्थ वही है। गायनार्किस्ट पीछे IST लग गया, यानी ये ऐसा आदमी है जो गायनार्की को प्रमोट करता है, ऐसी शासन व्यवस्था को क्या करता है, प्रमोट करता है, उसके पक्ष में बोलता है, उसको प्रचार करता है उसका। तो ये क्या हो गया, ये भी कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इसी के साथ गायनार्किज्म ISM लग गया, यानी इस प्रकार की विचारधारा जिसमें कि शासन व्यवस्था की बागडोर महिला के हाथ में हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ओलिगार्की। ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या चीज है, ये शब्द जो है रूस से आया हुआ है। रूस में चलता था, रूस में पहले शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जो चलती थी, तो वहां पर जो समाज था रूस का, वहां पर कुछ दबंग लोगों का शासन था। किस प्रकार के लोगों का शासन था, दबंग लोगों का शासन था। अच्छा, वो दबंग कैसे हुए, दबंग ऐसे हुए कि जो रूस है वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल गैस वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जंगल भी बहुत ज़्यादा है, पेड़ भी ज़्यादा है। तो उन सब को बेच के या उन सब पे एकाधिकार करके वहाँ पे कुछ लोग जो है दबंग हो गए, और उन्होंने एक सिंडिकेट बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उसी के अनुसार उन्होंने क्या हुआ, शासन व्यवस्था को चलाना शुरू किया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। रूस में चलता था। ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, रूस से आया है। माफिया रूल, इसको हम क्या कह सकते हैं, माफिया रूल, जहाँ पे माफिया रूल करें, जहाँ पे माफिया शासन चलाएं, इस प्रकार की शासन व्यवस्था ओलिगार्की कहलाती है। आर्क रूल। ठीक है, और ओली जो है वो ऑयल से याद कर लेना, ऑयल। वहाँ पे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, रूस में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ओलिगार्की। ठीक है, जहाँ पर कुछ दबंग लोग दबंगई से शासन व्यवस्था को चलाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्की। ऑफ कोर्स इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो है कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओलिगार्क, जो दबंग लोग शासन करें उसको हम क्या बोलेंगे, वे लोग जो शासन करें, दबंग लोग, उनको क्या बोलेंगे हम, ओलिगार्क। ओलिगार्की क्या है, शासन व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमन नाउन गलत लिख दिया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। किस प्रकार का नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। और ओलिगार्क क्या है, कॉमन नाउन है। ओलिगार्कल एजेक्टिव पीछे AL लग गया, सेम टू सेम वही सिस्टम चल रहा है। IST लग गया, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। यानी जो इस व्यवस्था को प्रमोट करे, इस प्रकार की शासन व्यवस्था को प्रमोट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगार्किस्ट। और ओलिगार्किज्म ISM लग गया, यानी ये एक प्रकार की क्या है, विचारधारा है। यानी इस प्रकार की विचारधारा जिसमें शासन व्यवस्था को कुछ दबंग लोग रूल करें। दबंग लोग अमीर होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ओलिगार्की, ओलिगार्क, ओलिगार्कल, ओलिगार्किस्ट एंड ओलिगार्किज्म। आपको साथ ही साथ ग्रामेटिकल प्रोफाइल का भी ध्यान रखना है। चलें आगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना आप। ठीक है, मैं चल रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास हमेशा रहेगा ऑनलाइन, तो आप जब भी चाहें देख सकते हैं इसको। एनार्की, अगला शब्द है एनार्की।
पहले तो ए एन जो है एक नेगेटिव वर्ड है। ए एन जो है क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, जिससे, एक मिनट, तो जब भी ए एन आ जाए तो इसका मतलब है नेगेटिव, कोई चीज क्या हो जाती है, नेगेटिव। और ए आर सी का मतलब रूल, एन का मतलब नेगेटिव। जैसे मैं आपको बताऊं, एक शब्द आपने सुना होगा कहीं, एनोनिमस, ANO, एनोनिमस। अब इसमें क्या है, AN जो है ये नेगेटिव है और NYM जो है ये रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है नेम, यानी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नॉट, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नहीं हो। एन का मतलब नॉट और निम का मतलब नेम, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस। बेनाम, अनाम, जिसका कोई नाम नहीं हो उसको एनोनिमस बोलते हैं। तो AN जो है वो एंटी वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, यानी जहां पर रूल नहीं हो। AN का मतलब नॉट, जहां पर क्या हो, रूल नहीं हो। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था क्या कहलाएगी, एनार्की। मैंने फोटो भी लगा रखी है, आप जानते होंगे। अभी अमेरिका में जो है वो नस्ल भेदी के विरोध में, नस्ल भेद के विरोध में दंगे चल रहे हैं, फसाद चल रहा है, हिंसक आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ पर जो जनता है उन्होंने अपने हाथ में रूल ले रखा है, अपने हाथ में रूल ले रखा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एनार्की। ठीक है, जहाँ पर ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर कानून का कोई भी रूल न चलता हो, रूल जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, अपने दिल्ली में भी हुआ था, ये वहीं की घटना है, USA की। तो देखिए पूरा का पूरा जो जनता ने पूरा का पूरा अपने हाथ में शासन व्यवस्था ले रखी है और अपने हिसाब से चला रही है शासन। ठीक है, तो जब पूरी की पूरी शासन व्यवस्था जहाँ पे कानून का कोई राज ना हो, लोग जैसे चाहे हुड़दंग मचाते रहें, अव्यवस्था फैलाते रहें, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, एनार्की कहलाती है। ठीक है, दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ दंगा हुआ था। तो ये सब क्या है, एनार्की है। तो इसका मतलब, एनार्की का मतलब है कि नो रूल ऑफ लॉ, नो रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का वहां पे कोई शासन नहीं है। इसी से बना एनार्क। एनार्क का मतलब वही उग्र भीड़ को हम क्या बोलेंगे, एनार्क कहेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्तियों का समूह जो एनार्की को बढ़ावा दे, उसको हम एनार्क बोलेंगे। एनार्कल एडजेक्टिव है, अगेन शब्द वही शब्द है, नो रूल ऑफ लॉ, अर्थ वही है, बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज है। ये क्या है, कॉमन नाउन है। ये किस प्रकार का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एनार्की क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एनार्किस्ट ये कॉमन नाउन है। इस प्रकार का व्यक्ति जो एनार्की को बढ़ावा दे, एनार्किस्ट होगा। इसी से बना एनार्किज्म, पीछे ISM लगा दो, ANARCH, इसके पीछे ISM लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये विचारधारा बन जाएगी। इस प्रकार की विचारधारा जहां शासन व्यवस्था का कोई रोल ना हो, सारी शासन व्यवस्था उखड़ गई हो, वहां पे खराब हो गई हो, अस्त व्यस्त हो गई हो, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था, तो ये विचारधारा है एनार्किज्म। तो ये समझ में आ गई बात। एनार्की से हमने 4-5 शब्द सीख लिए। ठीक है, आगे चले, कहीं आपको याद तो नहीं करना पड़ रहा। चलो, अगला शब्द है मोनार्की। क्या है, मोनार्की। ऐसी शासन व्यवस्था, मोनो, ये देखो कैसे बना, कैसे है। इसको आप यदि समझ जाएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। MON, मोनो। आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो मोनो, डाई, ट्राई, ये सब होते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, इकलौता, सिंगल। और आर्क का मतलब होता है रूल, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर एक ही सिंगल खानदान का रूल चले, एक ही खानदान का व्यक्ति शासन व्यवस्था को संभाले। जैसे सऊदी अरेबिया में जो है वहां पर सऊद फैमिली चलाती है। सऊद खानदान के लोग ही शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अभी वर्तमान में
जो राजा है वहाँ के किंग, वो किंग हैं सलमान। ठीक है, 2015 से बने थे और अब तक चल रहे हैं ये टिल। और इसके बाद उसी खानदान के जो राजा हैं वो बनेंगे, इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, तो यानी एक ही खानदान के लोग उस शासन व्यवस्था को चलाएं, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। ठीक है, मोनोआर्की। समझ में आ गई बात? ये किस प्रकार का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी से बना है मोनार्क। बात वही है, बस ये इन लोगों को हम क्या बोलेंगे? इन लोगों को हम क्या बोलेंगे? मोनार्क, यानी जो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को चलाते हैं उन्हें हम मोनार्क बोलेंगे। मोनार्कल एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि सऊदी अरेबिया में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? मोनार्कल। ठीक है, मोनार्किस्ट यानी इस प्रकार की शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला, प्रचार करने वाला, उसके पक्ष में बोलने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्किस्ट। ये भी कॉमन नाउन है। इसी से एक शब्द निकला है, मैंने इसको लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं आपके सामने ही। मोनार्किज्म, MONARCHISM। कोई नया नहीं है, पीछे भी लगाया था हमने ISM, तो मोनार्क के पीछे ISM लगा दिया, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसका मतलब ये एक प्रकार की विचारधारा है। किस प्रकार की विचारधारा? इस प्रकार की विचारधारा जिसमें कि एक ही खानदान का शासन चले। सऊदी अरेबिया इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, वहाँ पे सऊद फैमिली के लोग ही शासन व्यवस्था को चलाते हैं। आगे चलते हैं आगे। डाइआर्की, डाइआर्की। अब वहाँ था मोनोआर्की, यहाँ पे डाइआर्की है। डाई का मतलब होता है दो। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, आर्क का मतलब रूल। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां सत्ता के दो केंद्र हों, जहां पे शासन के दो केंद्र हों। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन और भूटान, हमारा पड़ोसी देश। ब्रिटेन में देखिए राज परिवार भी है और साथ ही साथ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यानी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, यानी वहाँ पे PM भी है और वहाँ पे क्वीन भी है, किंग क्वीन चलते हैं वहाँ पे। इनका नाम है, जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के ब्रिटेन के, कौन है अभी? जॉनसन। कौन है? जॉनसन। ठीक है, और क्वीन वहाँ की कौन है अभी? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ। तो यानी सत्ता के दो केंद्र हैं, ये भी हैं और ये भी। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो डाइआर्की कहलाती है। ऐसी शासन व्यवस्था जहां सत्ता के दो केंद्र हों। ठीक है, इसी से निकला है डाइआर्क। अब ये जो लोग हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डाइआर्क, डाइआर्कल। ठीक है, ब्रिटेन में किस प्रकार का सिस्टम है? डाइआर्कल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है, और IST लग गया, यानी ये हो गया वापस अगेन कॉमन नाउन। डाइआर्की क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक शब्द और रह गया, आप खुद बताएंगे मुझे, डाइआर्किज्म। डाइआर्किज्म, पीछे ISM लग गया, यानी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये विचारधारा है। किस प्रकार की विचारधारा? जिसमें सत्ता के दो केंद्र हों। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की विचारधारा को हम डाइआर्किज्म कहते हैं। इस प्रकार के शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले, उसके पक्ष में बोलने वाले, उसकी वकालत करने वाले लोगों को हम डाइआर्किस्ट बोलते हैं। डाइआर्कल एडजेक्टिव है, शब्द अर्थ वही है, सेंस अलग है। डाइआर्क कॉमन नाउन है। इस प्रकार के लोग जो सत्ता के दो केंद्रों में बैठे रहते हैं उनको हम डाइआर्क बोलते हैं, और डाइआर्की इस प्रकार की शासन व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। डेमार्की, डेमार्की। अब है शब्द डेमार्की। डेमार्की, डेमार्की का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो एंशियंट ग्रीस था, जो पुराना ग्रीस था, पुराना प्राचीन ग्रीस, जिसको हम यूनान कहते थे, उस ग्रीस में मेयर का जो पद होता था उसको हम डेमार्की कहते थे। ठीक है, उसके पद को हम क्या बोलते थे? डेमार्की। अब चूंकि इसको याद नहीं करने का मैंने बताया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। देखिए समझने का तरीका। डैम, डैम जो है ये एक रूट वर्ड है। इसका अर्थ होता है, ये डेमो से बना है। किससे बना है ये डेमो से बना है, DEMO। इसका अर्थ होता है जनता। ठीक है, लोग, डेमो, डेमोक्रेसी, इसी से बना है।
तो डेमैर्की यानी जनता, और आर्क का मतलब होता है रूल। यानी जो ग्रीस था पुराना, जो यूनान था, वहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा जो चुनाव होता था, शहर में लोगों के द्वारा जो चुनाव होता था और चुनाव के बाद जो जीतता था उसे हम मेयर कहते थे। क्या कहते थे हम? मेयर। तो उस मेयर को हम क्या बोलते हैं? डेमार्की। ठीक है, तो क्या है इसका? डेमार्की कौन है? मेयर इन एंशियंट ग्रीस। एंशियंट का मतलब प्राचीन, एंशियंट ग्रीस, ठीक है, कॉल्ड, क्या कहलाता था? कॉल्ड डेमार्की। ठीक है, ओके। इसी से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये एक पद है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये डेमार्की। इसी से बना है डेमर्क। अर्थ वही है, सेम टू सेम। ठीक है, मेयर, उस पद पे जो बैठने वाले लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेमर्क। ये कॉमन नाउन है। ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। ठीक है, उस पद पर जो बैठने वाले लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेमर्क। ठीक है, डेमर्कल ये एडजेक्टिव, और डेमर्किस्ट ये है क्या चीज? कॉमन नाउन। ठीक है, और इसी से बनेगा डेमर्किज्म। डेमर्किज्म, डेमर्किज्म, DEMARCHISM। अर्थ वही है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये विचारधारा इस प्रकार की जिसमें लोग अपने वोट की सहायता से मेयर का चुनाव करें। एंशियंट ग्रीस में, प्राचीन काल की जो ग्रीस था जिसको हम यूनान के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार की विचारधारा को हम डेमर्किज्म कहते हैं। ठीक है, डेमर्किज्म। तो डेमर्की, डेमर्क, डेमर्कल, डेमर्किस्ट एंड डेमर्किज्म। तो आपको बस डेमर्की ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी आपको बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल ध्यान रखना है। सारे शब्दों का अर्थ वही है, क्या कि एंशियंट ग्रीस में मेयर का पद क्या कहलाता था? डेमर्की कहलाता था। और मेयर क्या करता था? वो लोगों का शासक होता था, इसीलिए तो डेमो रूल हुआ है। डेमो, जनता का शासन, लोगों का शासन होता था, और इसका काम, जो मेयर का काम था, वो नगर के लोगों की भलाई करना था। ठीक है, चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हियरार्की। बोलिए मेरे साथ, हियरार्की। ठीक है, ये HIER, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। ये भी एक रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड के बेस पर हम कुछ और वर्ड्स करेंगे। जैसे आज हमने आर्क के ARCH के बेस पे कई रूट वर्ड किए हैं, इसी तरीके से HIER ये भी रूट वर्ड है, इसके बेस पर भी हम कई शब्द को सीखेंगे, वो आगे बात है। तो अभी तो ये समझ लीजिए कि HIER का मतलब उत्तराधिकारी से है, और ARCH का मतलब रूल, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उत्तराधिकारी के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाए। ठीक है, अब ये इस फोटो को देख के आप इस शब्द को देखिए। इस शब्द को हम क्या बोलेंगे? हियरार्क। क्या बोलेंगे? हियरार्क। हियरार्क कॉमन नाउन है। हियरार्क पहले चर्च में जो लीडर होते थे, चर्च के जो लोग होते थे, ये देखिए चर्च में लोग हैं, है ना, पूरे के पूरे, ये मेन है, मुख्य हैं, और बाकी सब क्या हैं? इनके अधीन हैं, इनके अंडर में हैं, इनके उत्तराधिकारी हैं। बाकी सब क्या है? इनके उत्तराधिकारी हैं। ये मेन है, यानी इनके बाद कौन कौन बनेगा? ये 3-5, इन पांचों में से कोई बनेगा। ठीक है, तो ये इनके उत्तराधिकारी हैं। मेन के जाने के बाद, गद्दी से उतरने के बाद जो बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं? जो गद्दी पे बैठेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उत्तराधिकारी बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहले जो चर्च में जो लीडर होते थे, ठीक है, जो बड़े पादरी, ये बड़ा पादरी, बड़े पादरी के नीचे जो भी छोटे पादरी होते थे, ठीक है, वो सारे क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं। तो उन सबको हम क्या बोलते थे? हियरार्क। ठीक है, तो हियरार्क मतलब उत्तराधिकारी। जो लीडर थे चर्च के, जो इन फ्यूचर लीडर बनने वाले थे, उत्तराधिकारी, उनको हम क्या बोलते थे? हियरार्क। ठीक है, और इस प्रकार का जो शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हियरार्की। बात समझ में आ गई? कैसे बना? HIER।
इस रूट वर्ड का मतलब क्या है? उत्तराधिकारी, और आर्क का मतलब रूल। इसी से हेरियार्कल ये एडजेक्टिव हो गया, इसी से आईएसटी ये कॉमन नाउन हो गया, हेरियार्किस्ट, और इसी से एक शब्द और बन जाएगा, आपको पता ही है, हेरियार्किज्म। इस प्रकार की विचारधारा जिसमें उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था को चलाते हैं, हेरियार्किज्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। अगला है पेंटैर्की। हमने अभी इससे पहले मोनार्की सुना था, मोनो का मतलब होता है सिंगल। फिर हमने डाइआर्की सुना, डाई का मतलब दो, जहां सत्ता शासन व्यवस्था के दो केंद्र हों। ये पेंटैर्की है। पेंट का मतलब होता है पांच। पेंट का मतलब क्या होता है? पांच। और आर्क का मतलब होता है रूल, यानी जहां 5 लोगों का शासन हो। हमारे प्राचीन भारत में सरपंच होते थे ना, पंच व्यवस्था, गांव की पंचायत, 5 लोग, 1 2 3 4, ये 5 लोग जनता के द्वारा चुने होते थे। ये बुजुर्ग होते थे, चुने हुए नहीं होते थे, ये बुजुर्ग होते थे, उनका कहना पूरा गांव मानता था। तो ये क्या थी? ये किस प्रकार की व्यवस्था थी? पेंटैर्की थी। रूल्ड बाय 5 एम्पावर्ड लीडर्स, यानी गांव में नियुक्त 5 लोगों की संस्था। ठीक है, पेंटैर्की। लिख दूं क्या? लिख देता हूं, रूल्ड बाय 5 एम्पावर्ड, साथ साथ में लिखते जाइए, लीडर्स, LEADERS। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। लीडर्स, यानी 5 एम्पावर्ड का मतलब उनके हाथ में ताकत है, पावर है। ठीक है, तो ये क्या है? पेंटैर्की से बना है पेंटैर्क, यानी वो लोग, इन लोगों को हम क्या बोलेंगे? पेंटैर्क, यानी ये कॉमन नाउन हो गया। पेंटैर्कल ये एडजेक्टिव हो गया। पेंटैर्किस्ट, इस प्रकार की शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले लोग, पक्ष में बोलने वाले लोग, प्रचार करने वाले लोग, ये क्या होंगे? पेंटैर्किस्ट हो जाएंगे। ये वन वर्ड बन जाएगा, ध्यान रखना, इसी से वन वर्ड बनेगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि वो लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? जो पेंटैर्की को बढ़ावा देते हैं, जो पेंटैर्की के पक्ष में बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पेंटैर्किस्ट। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम भी हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। तो कॉमन नाउन जहां भी देखो, इसका मतलब समझ जाना कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन सकता है। इसी के साथ जो है ये पेंटैर्किज्म, ठीक है, ये तो आता ही होगा आपको, ISM लग गया अब तो, यानी ये विचारधारा इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की क्या है? ये विचारधारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे चले, पेंटैर्की हो गया। अगला शब्द है GENARCHY, जिनार्ची। ठीक है, पहले जिनार्च को समझ लेते हैं, उसके बाद जिनार्ची समझेंगे। याद करने का सिस्टम ही नहीं है, आप बस समझते जाइए बस। ठीक है, इसको समझते हैं, जिनार्च को। ये जो शब्द बना है वो पहले बना कैसे, उसको देख लेते हैं। जेन, इसमें रूट वर्ड GEN है। GEN जो रूट वर्ड है उसका अर्थ होता है बर्थ, BIRTH, बर्थ। ठीक है, इसी से बना है, इसी से तो बना है, GEN से ही तो बना है, जनरेशन। देखो, बोलो, GEN से ही तो बना है, जनरेट का मतलब क्या होता है? पैदा करना, कोई चीज उत्पन्न करना, जनरेट करना। GEN बर्थ, GEN बर्थ, जनरेशन पीढ़ी। पीढ़ी कैसे बनती है? पैदा होकर तो बनती है। ठीक है, तो ये जेन से बना, यानी बर्थ, और आर्क का मतलब रूल। इसका अर्थ क्या हुआ? जेनार्क का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति जिसका पहले जन्म हुआ हो, जो आदमी पहले जन्मेगा वो बड़ा होगा परिवार में, है ना। हमारे परिवार में पापा मुखिया हैं क्योंकि उनका जन्म पहले हुआ है। सबसे पहले जन्म जो है हमारे घर में जितने भी लोग हैं, दादा का हुआ है, दादा नहीं है तो पापा का हुआ है ना। तो हेड ऑफ द फैमिली, जेनार्च कौन होता है? जेनार्च कौन होता है? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। हेड ऑफ द फैमिली, जो परिवार का मुखिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनार्च बोलते हैं। ठीक है, यानी इस फोटो में, इस पिक्चर में जेनार्च कौन है? जेनार्च ये आदमी है,
ये बंदा, क्योंकि इसका जन्म बहुत पहले हुआ है, इन सब लोगों से पहले हुआ है। यदि दादा नहीं है तो फिर कौन होगा? फिर ये आदमी होगा जेनार्च। तो जेनार्च जो होता है वो फैमिली का हेड होता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। और इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है जो हमारे घरों में चलती है, ठीक है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो बाई बर्थ होता है, यानी कि जन्म से ही जो बड़ा है, जन्म जिसका बहुत पहले हुआ है, सबसे पहले जिसका जन्म हुआ है वही घर में बड़ा होता है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था जेनार्ची कहलाती है। क्या कहलाती है? जेनार्ची। समझ में आ गई बात? जेनार्च एंड जेनार्ची। जेनार्ची इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड जेनार्क इज कॉमन नाउन। ओके, बात समझ में आ गई? टुकड़े में तोड़ के समझना शुरू करें, रूट वर्ड के थ्रू समझना शुरू करें तो रटने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और स्पेलिंग एरर्स में भी बहुत फ़ायदा होगा। अगला शब्द है पैनर्की। पैनर्की, ठीक है। अब इस शब्द को हम थोड़ा देखते हैं। इस शब्द को मैं तोड़ता हूं। PAN, पैन, ये रूट वर्ड है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण, वाइड, विशाल स्तर पर, विस्तृत। पैन जो है इसका अर्थ होता है वाइड। इसी से निकला है पेंडेमिक। इसी से क्या निकला है? पेंडेमिक। ये पेन से ही निकला है। ये पेन यहां पे है ना, पेन यहां पे, और यहीं से क्या निकला है? पेंडेमिक। यहां पे देखो पेन। तो जो कोरोना है, अभी जो कोरोना चल रहा है हमारा, कोरोना जो वायरस अभी फैला हुआ है पूरे, तो ये क्या इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो क्या भारत ही है बस? नहीं, पूरा का पूरा विश्व है। यानी ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक मतलब वाइड, संपूर्ण, और डेमिक यानी ऐसी बीमारी जो, और डेम होता है डेमो, अभी आपने देखा था डेमो का मतलब होता है जनता, यानी ऐसी बीमारी जो संपूर्ण जनता को ले ले अपने चपेट में, दुनिया भर को चपेट में ले ले, उसको हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। तो यहीं से पैंडेमिक निकला है, ठीक है। तो पैन का मतलब होता है वाइड, विश्व स्तर पे, ठीक है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था, पैनार्की का मतलब क्या है? इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो पूरी दुनिया पर लागू हो जाए, पूरी दुनिया पर, यानी यूनिवर्सल। इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल। इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो पूरे विश्व स्तर पे हो। आज जो है विश्व सरकार की बात की जा रही है। किस प्रकार की? कि देश की अलग अलग सरकार ना हो, पूरी दुनिया की जनता एक साथ एक सरकार चुने और उसको हम बोलें विश्व की सरकार, ठीक है। विश्व सरकार की बात हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे टेररिज्म है, आतंकवाद है, ठीक है। तो इस प्रकार के, ये कोरोना भी चल रहा है, तो इससे पता ये चलता है कि जो अलग अलग देश हैं, जो टुकड़े में बटे हुए देश हैं, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्याओं से जूझ नहीं पाते हैं। जो गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है, अशिक्षा है, तो क्यों ना हम पूरी दुनिया को ही एक देश मान के और उसकी एक सरकार बनाएं जिसे हम विश्व सरकार कहें। तो इस प्रकार की सरकार जो होगी वो क्या होगी? पैनार्की होगी, यूनिवर्सल रूल। तो वो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसको हम पैनार्की कहेंगे, यानी पूरी की पूरी यूनिवर्स को, पूरी की पूरी धरती को कवर करेगी, ठीक है। पैनार्क वहीं से निकला है। उसको जो चलाएंगे लोग, उस पद पे जो बैठ के लोग चलाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पैनार्क बोलेंगे, ठीक है। पैनर्की, ठीक है। तो पैनर्की एंड पैनार्क, ये है कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई? पैनर्किज्म निकाल सकते हो आप, पैनर्कल निकाल सकते हो, ठीक है, पैनर्किस्ट निकाल सकते हो, आप इससे शब्द बना सकते हो। ओके, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। अगला है इक्लीजियार्की। इक्लीजियार्की, पहले हम इसको इक्लीजियार्क को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम इक्लीजियार्की पढ़ेंगे। मेरे साथ बोलें, इक्लीजियार्की। इक्लीजियार्की, जो ये ECCLE है ना, ये रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है चर्च से संबंधित, चर्च से संबंधित, चर्च से संबंधित। इक्लिस, इक्लिस जो वर्ड है वो चर्च से क्या है? संबंधित है। आप जब भी इक्लिस देखना, ECCLES, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब कहीं ना कहीं चर्च से संबंधित है। तो ये भी जो है वर्ड चर्च से संबंधित है।
इक्लीजियार्क, ठीक है, इक्लीजियार्क, ECC इक्लीजियार्क। तो इक्ली का मतलब होता है चर्च से संबंधित, आर्क का मतलब होता है रूल, यानी कहीं ना कहीं ये चर्च से संबंधित है, चर्च की शासन व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो इक्लीजियार्क हम किसको कहते हैं? इक्लीजियार्क जो सबसे बड़ा पादरी होता है, द लीडर ऑफ चर्च, द लीडर ऑफ चर्च, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्लीजियार्क कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? द लीडर ऑफ चर्च। चर्च का जो लीडर है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्लीजियार्क। इससे पहले हमने एक शब्द और देखा था, क्या बोला था, क्या देखा था हमने? हिरार्क देखा था। क्या देखा था? हिरार्क, है ना। हिरार्क क्या होता है? वो सारे उत्तराधिकारी होते चर्च के ही हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, बड़े पादरी से छोटे लोग, बड़े पादरी के अलावा जो भी लोग उसके बाद बनेंगे, चर्च की शासन व्यवस्था को संभालेंगे, चर्च मुख्य पादरी की जगह पे बैठेंगे बाद में, उनको हम क्या बोलते हैं? हिरार्क बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हिरार्क। और यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है इक्लीजियार्क, इक्लीजियार्क, ठीक है। तो वो क्या है? लीडर है, वो खुद ही है, वो खुद ही है, हिरार्क नहीं है, वो खुद ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्लीजियार्क। दोनों में ये है। और उसकी जो शासन व्यवस्था है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्लीजियार्की, इक्लीजियार्की, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इक्लीजियार्क क्या है? ये है कॉमन नाउन। तो इक्लीजियार्की उस प्रकार की शासन व्यवस्था जिसमें चर्च का जो राजा है, चर्च का जो मुखिया है, वही शासन व्यवस्था को चलाए। पुराने काल में जो है, पुराने टाइम में चर्च ही जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो पश्चिमी देश थे, चर्च ही जो है उसकी शासन व्यवस्था को चलाता था, या उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, प्रभुत्व रहता था, प्रभाव रहता था राजा पे। क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है कि धर्म के नाम पे पूरी जनता को अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इस प्रकार की व्यवस्था इक्लीजियार्क कहलाई, इक्लीजियार्की कहलाई, और ऐसे लोग क्या कहलाए? इक्लीजियार्क कहलाए। बात समझ में आ गई? अब ये याद करना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इक्लीस और आर्क, इक्लीजियार्क, आप बोलेंगे सही, मैं लिख देता हूं, इक्लीजियार्क, इक्लीजियार्क। यदि बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जोर देना, इक्लीजियार्क। चलते हैं आगे। अगला है क्लियार्क, क्लियार्क एंड क्लियार्की। पहले हम क्लियार्क देख लेते हैं। क्लियार्क जो है ये कॉमन नाउन है। क्या है? ये कॉमन नाउन है। और क्लियार्की क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑफ कोर्स। आर्क का मतलब यानी शासन, कहीं ना कहीं ये शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रूल से जुड़ा हुआ है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं हमारे, वहाँ पे क्या होता है कि जो 1000 सैनिक होते हैं, 1000 ट्रूप्स, 1000 ट्रूप्स पे जो एक ऑफिसर होता है, 1000 सैनिकों के ऊपर जो अधिकारी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियार्क, क्लियार्क, है ना। चीफ ओवर 100 ट्रूप्स, चीफ ओवर 100 ट्रूप्स, यानी मुखिया। किसका मुखिया? 100 ट्रूप्स का, 100 ट्रूप्स, सॉरी 1000 ट्रूप्स, यानी 1000 ट्रूप्स का जो मुखिया होता है, ठीक है। यहाँ होता है ना मेजर जनरल इंडिया में, तो इसी तरह से वहाँ क्लियार्क होते हैं, ठीक है। वहाँ पे 1000 पे एक जो बंदा होता है मुखिया, उसको हम क्लियार्क बोलते हैं। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? क्लियार्की। क्या बोलते हैं? क्लियार्की। ओके, बात समझ में आ गई? आगे चलें। जब भी आप आर्क देखें तो समझ जाएं कहीं ना कहीं इसका संबंध रूल से है। आगे देखें, अगला शब्द है एंडैर्की। एंडैर्की क्या है? एंडैर्की, एंडैर्की को पहले समझें। ये ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जो अंदरूनी तौर पे चलाई जाती है, यानी मुखौटा कोई और होता है और शासक कोई और होता है। यानी मुखौटा तो यही होता है कि हाँ, यही लोग लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये लोग जनता से चुन के आए हैं, यही लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन असली पावर किसी और के पास होती है। असली पावर अंदर कुछ लोग होते हैं, 2 3 4 लोग या अकेला आदमी, उसके पास होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं?
एंडार्की बोलते हैं। जैसे बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पूरी शासन व्यवस्था जो अंदरूनी तौर पे चलाई जाती है, लोगों की नज़र में तो होता है कि ये लोग चला रहे हैं सरकार, पर अंदर कोई और ही चला रहा होता है। जैसे इंदिरा गांधी थी उस टाइम, तो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी वो बड़ी ही तानाशाह टाइप थी, ठीक है। मतलब अपने सारे फैसले वो जो है एक तरफा लेती थी, वो मंत्रिमंडल से पूछती भी नहीं थी। लोगों ने मंत्रिमंडल कैसे बने थे? लोगों के द्वारा ही चुने गए थे वो सारे के सारे मंत्री, ठीक है। तो वो सारे के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। लोग समझते थे कि ये हमारे नेता ही सरकार चला रहे हैं, पर असली सरकार कौन चला रहा था? इंदिरा गांधी। यानी जब भी वो कैबिनेट मीटिंग लेती थी, तो कैबिनेट मीटिंग का जो दृश्य है वो कुछ इस प्रकार होता था। ये जो एनसीईआरटी की बुक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक जो है 12th की है शायद या 11th की है, वहाँ से मैंने इस कार्टून को उठाया है। कार्टून है ये, यानी वो उस टाइम की व्यवस्था को बताता है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस टाइम की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि कहने को तो वो मंत्रिमंडल था, लेकिन सारी की सारे फैसले वो अकेले लेती थी इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? एंडार्की बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो है वहाँ पे, लेकिन असली पावर कुछ लोगों के पास है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडार्की बोलते हैं। जैसे अभी बीजेपी सरकार सेंटर में है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है कि जो असली जो ताकत है वो नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। असली जो ताकत है वो आरएसएस के पास है। तो आरएसएस के लोग उस सरकार को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस सरकार को चला रहे हैं। तो वो ये इस प्रकार की शासन व्यवस्था कांग्रेस के हिसाब से क्या होगी? एंडार्की होगी। क्या होगी ये? एंडार्की, ठीक है। और ऐसे लोग जो शासन व्यवस्था को चलाएं अंदर अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडार्क बोलेंगे, ठीक है। एंडार्की जो है मैं लिखवा देता हूं, ये है गवर्नमेंट फ्रॉम एन इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल। इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल, बाकी मैंने आपको हिंदी से तो बता ही दिया, CNTER, ठीक है। TER होगा, कई लोग TRE लिख देते हैं, TRE नहीं होगा। TRE जो होता है ये अमेरिकन इंग्लिश होती है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। सेंटर CENTRE नहीं होता, क्योंकि वो अमेरिका में बोला जाता है। हमारी ब्रिटिश इंग्लिश जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, जो इंडिया में फॉलो होती है, वो CENTER ब्रिटिश इंग्लिश होती है। तो सेंटर ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल का जो सेंटर है वो अंदर अंदर किसी और के पास है, ठीक है। तो एंडार्की जो है, और एंडार्क समझ गए, एंडार्की, एंडार्क, और इसी से दो शब्द फिर बन जाएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। इससे बन जाएगा एंडार्कल, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंडार्किज्म, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, और इसी से एक शब्द और बन जाएगा एंडार्किस्ट। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की पक्षधर वकालत करने वाले को एंडार्किस्ट बोलेंगे। टी एम नहीं, टी, एंडार्किस्ट, एंडार्किस्ट, एंडार्किज्म, एंडार्कल एंड एंडार्की, एंडार्क। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया कॉमन नाउन। इस प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस प्रकार का जो विचारधारा है इसको हम क्या बोलेंगे? एंडार्किज्म, ठीक है। एंडार्की अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था, और एंडार्क कॉमन नाउन, ऐसे लोग जो लोगों के द्वारा चुन के तो नहीं आए लेकिन शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, एंडार्क कहलाएंगे, ठीक है। एंडार्क। आगे चलें, लास्ट वर्ड है हमारा, लास्ट वर्ड है हमारा पॉलीमैर्क एंड पॉलीमैर्की। पहले हम पॉलीमैर्क समझ लेते हैं। पॉलीमैर्क, चूंकि ARC लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध ARCH, कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो रूल से है, ठीक है। तो ये एंशिएंट ग्रीस, अगेन एंशिएंट ग्रीस यानी प्राचीन काल का जो ग्रीस था, जिसको हम यूनान कहते थे, उसमें जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता था, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जो होता था उसको हम क्या बोलते थे?
पॉलीमैर्क, पॉलीमैर्क बोलते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था क्या कहलाती थी? पॉलीमैर्की। ठीक है, अब पॉलीमैर्क से ही जो है, पॉलीमैर्क से हम एक दो शब्द और देख लेते हैं। इसी से एक पॉलीमैर्क से ही बना है पोलेमिकल। मैं अगला स्लाइड ले लेता हूं। हमने क्या अभी सीखा? पॉलीमैर्क, है ना, POLEMARCH। ठीक है, पॉलीमैर्क, पॉलीमैर्क किसे कहते हैं? प्राचीन काल में जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता था उसको हम क्या बोलते थे? पॉलीमैर्क। ठीक है, इससे ही एक शब्द निकला हुआ है और इसको हम कहते हैं, इससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में, क्योंकि चीज़ों को याद नहीं किया जाता, चीज़ों को रिलेट करके समझना होता है। जब आप चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, आप जब सिनेमा हॉल में जाते हैं और मूवी देखते हैं तो मूवी याद क्यों रह जाती है? क्योंकि वहाँ आप कनेक्शन बिठा लेते हैं। जो वहाँ हीरो रोल प्ले कर रहा है या हीरोइन रोल प्ले कर रही है तो वहाँ पे आपका कनेक्शन बैठ जाता है, और जब कनेक्ट हो जाते हैं आप तो वो कहानी आपको याद नहीं करनी पड़ती, याद हो जाती है। तो यहाँ भी मैं कनेक्शन बिठा रहा हूँ, यहाँ भी मैं कनेक्शन बिठा रहा हूँ, और आपको वोकेब जो है कनेक्शन बिठा के ही याद करनी है। कनेक्शन यदि नहीं बिठाएंगे और कहीं ना कहीं से कोई शब्द याद कर लिया, कहीं से शब्द याद कर लिया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाने वाली है और चीज़ें जाके अंदर उलझ जाएंगी। तो आपको बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को जमाना है, यही मैं काम कर रहा हूँ। पॉलीमैर्क को जमाने के लिए मैं दो शब्दों का और सहारा ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएं। तो पॉलीमैर्क, इससे फ़ायदा ये होगा कि दो शब्द और नए सीख लेंगे आप उसके साथ साथ। ठीक है, कनेक्शन भी होगा और दो नए शब्द और सीख लेंगे। तो जो शब्द है वो है पोलेमिकल, पोलेमिकल। ठीक है, ये पोलेमिकल, ये एडजेक्टिव है, ये इसी से बना हुआ शब्द है, पोलेमार्क से। पोलेमिकल, पोलेमिकल उस व्यक्ति को कहते हैं, उस व्यक्ति की विशेषता कहते हैं। ये ऐसी विशेषता है जिसमें कि वाद विवाद तर्क करने की क्षमता होती है, जिसमें आर्गुमेंट करने की अच्छी क्षमता हो, उस विशेषता को हम क्या कहते हैं? पोलेमिकल कहते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? पोलेमिक। जैसे शशि थरूर है, शशि थरूर। ठीक है, तो शशि थरूर जो है उनके पास बहुत ज़्यादा तर्क करने की क्षमता है, तो हम क्या बोलेंगे? शशि थरूर हैज़ अ ग्रेट पोलेमिकल स्किल्स। ठीक है, शशि थरूर के पास क्या है? अच्छी आर्गुमेंटल स्किल है। बोलो, लिख ही देता हूं मैं। पोलेमिकल जो है वो किसको कहते हैं हम? गुड आर्गुमेंटेटिव स्किल को कहते हैं। जो किसी व्यक्ति की विशेषता होती है। किस प्रकार की विशेषता? लोगों से तर्क करने की, बहस करने की, वाद विवाद करने की जो स्किल होती है, उस स्किल को हम क्या कहते हैं? पोलेमिकल कहते हैं। पोलेमिकल। शशि थरूर हैज़ अ ग्रेट पोलेमिकल स्किल्स। ठीक है, किसी के पास तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी हो तो हम क्या बोलेंगे? उसके पास बहुत अच्छी पोलेमिकल स्किल है। किस प्रकार की स्किल है? पोलेमिकल स्किल। बात समझ में आ गई? स्किल क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले किसका स्थान होता है? एडजेक्टिव का, इसलिए पोलेमिकल, पोलेमिकल स्किल। बात समझ में आ गई? और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? शशि थरूर इज ए पोलेमिक। शशि थरूर इज ए पोलेमिक। शशि थरूर क्या है? कैसे व्यक्ति हैं? पोलेमिक हैं, यानी ऐसा बंदा, जो ऐसा आदमी जो आर्गुमेंट कर सके, अच्छा आर्गुमेंट करे, अच्छा तर्क करे, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलेमिक कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब इसको याद करने में बहुत आसानी होगी। आपको मैंने पोलेमिकल बताया, पोलेमिक बताया, आपने दो शब्द नए सीख लिए। इसी की सहायता से आप पॉलीमार्क को याद कर लेंगे। पॉलीमार्क जो है, अब मैंने क्या बताया कि ये सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता है। क्या होता है? ये सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है। अब सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? नहीं, उसके पास क्षमता होगी तभी तो बना होगा वो मिलिट्री ऑफिसर, वो भी सीनियर। यानी उसके पास तर्क करने की, सोचने की, समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। क्षमता ज्यादा होगी तभी तो वो सीनियर ऑफिसर बना है मिलिट्री। ठीक है, तो जो पॉलीमार्क है
जो पॉलीमैर्क है उसके पास किस प्रकार की स्किल्स होती है? पोलेमिकल स्किल्स होती है। और वो क्या होता है? पोलेमिक होता है। वो क्या होता है? उसको वाद विवाद, तर्क करना, या फिर लड़ने की जो रचना होती है, व्यूह रचना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम प्लानिंग कह सकते हैं। वो प्लान अच्छा करता है, दुश्मन को कैसे घेरना है, कैसे मारना है, उसी को तो हम सीनियर मिलिट्री ऑफिसर कहेंगे, और उसी को तो बनाएंगे जो अच्छे से प्लान करे ताकि जो वार है उसको जीता जा सके। तो पॉलीमार्क जो है वो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है। ये प्राचीन यूनान में, जो यूनान था वहाँ पे इस्तेमाल होता था। और इस पॉलीमार्क को याद करने का तरीका पोलेमिकल, यानी पोलेमिकल का मतलब ऐसा गुण जो तर्क करे, वाद विवाद करे, गुड आर्गुमेंटेटिव स्किल्स। एंड ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? पोलेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलेमिक। तो पोलेमिक इज कॉमन नाउन, पोलेमिकल इज एडजेक्टिव, पॉलीमार्क इज अगेन कॉमन नाउन। ओके। एंड पॉलीमार्की इस प्रकार की शासन व्यवस्था, इसमें सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जो हैं शासन व्यवस्था को चलाएं, वो क्या होगी? कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ गई? तो चीजें बस आपको आपको बस ये देखना है कि ये इसको ब्रेक कैसे करना है, कोई शब्द को ब्रेक कैसे करना है, उस पर ध्यान देना है आपको। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि रूट वर्ड क्या है इसका, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और फिर आपको सेंटेंस को भी पढ़ना है, और सेंटेंस अपने आप आपको सही दिशा में पहुंचा देगा कि इस शब्द का अर्थ ये होगा। समझ में आ गई बात? और बाकी आपकी जो ये मैंने जैसे डेमार्की है तो है डेमार्क, डेमार्कल, डेमार्किस्ट है ना, डेमार्किज्म। तो इस प्रकार के शब्द आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल ध्यान रखना है। शब्द का अर्थ वही है, ठीक है, जो अर्थ डायर्क का है, जो अर्थ डायर्कल का है, जो अर्थ डायर्किस्ट का है, डायर्किज्म, वही डायर्की का है, वही डायर्की का है। ठीक है। तो ये चारों पांचों शब्दों का अर्थ एक ही है, बस इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग अलग है। तो आपको ये बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो आपको मैंने बहुत सारे शब्द सिखा दिए, लगभग 70+ के आसपास शब्द आपने सीख लिए हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम शब्द को सीखेंगे, तो हमें चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे, तभी हम जाके कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि हम सोचेंगे कि 2 शब्द हमने यहाँ से उठा लिए, 2 शब्द हमने वहाँ से उठा लिए, 2 शब्द हमने यहाँ से उठा लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस चीज़ में कनेक्शन नहीं बनेगा। हमारा जो दिमाग है वो कनेक्शन पे जोर देता है। यदि हम चीज़ों को कनेक्ट करके याद करते हैं तो हम ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं और दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। और मेरी पूरी की पूरी कोशिश यही है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए रूट वर्ड के साथ। तो ध्यान रखें अपना, तब तक के लिए नमस्कार।